कैसे हैं आप लोग? हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, क्रांतियों का युग। इससे पहले हमने अमेरिका की क्रांति देखी थी, अब हम फ्रांसीसी क्रांति देख रहे हैं, फिर हम रशिया क्रांति भी देखेंगे। ठीक है। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इसके पहले के लेक्चर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और हाँ, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे किसी भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये ना भी समझ में आए तो याद रखिएगा, हम बात करेंगे क्लास 9th की बुक पे, जिसमें हम फ्रांसीसी क्रांति को डीप में पढ़ेंगे, तो आप उस लेक्चर को भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक तरह से समरी की तरह पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति क्या है। आपको बस यह याद रखिएगा कि सम्राट जो होता है किसी भी समाज का, उसके बाद एक क्रांति निकलती है सम्राट के विरुद्ध। ठीक है, उसे बोलते थे फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, वैसे ये फ्रांस के अंदर ही शुरू हुआ था, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, मगर आने वाले समय में ये फ्रांसीसी क्रांति हर समाज के लिए इंपॉर्टेंट हो गई थी, जिन्हें भी राजतंत्र से क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, क्योंकि राजा सबसे ऊपर था और सामंती व्यवस्था थी, तो हम देखते हैं कि 3 वर्गों में सबसे ऊपर जो वर्ग था वो पादरी वर्ग, जिसे पहला स्टेट कहते थे, दूसरा कुलीन वर्ग, दूसरा स्टेट, और तीसरा क्या था हमारा किसान, आम लोग, शहर के श्रमिकों और मध्य वर्ग के रूप में तीसरा स्टेट कहलाता था। और इन्हीं पे सबसे ज़्यादा कर भी लगाया जाता था इन्हीं पे सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसमें विशेष अधिकार किन किन को दिए गए थे, तो 2 स्टेट जो थे उन्हें विलासिता और धर्म पर कई विशेष अधिकार मिले हुए थे, जो अपने शासन का आनंद उठा रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि फ्रांस की क्रांति में आंतरिक मामला बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। जैसे लुई 16 जो थे, उनकी शादी होती है, उनकी महारानी का नाम एंटोनेट होता है। ठीक है, उनसे शादी होती है, और लुई 16 की जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, और खर्चीली होने के कारण वो क्या करती है कि निरंतर सरकारी खजाने को ख़त्म करती रहती है। और एक समय ऐसा हुआ कि जब वो खाली होकर राष्ट्र दिवालिया हो गया, यानी राष्ट्र के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा, तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि कर को और बढ़ाते हैं, वो भी 3rd स्टेट से। तो अब क्योंकि वहाँ पे संसद भी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई। कब? 1789 में एक बैठक बुलाई, और उसमें क्या किया, नए कर के लिए मंजूरी दी। ठीक है, मगर तीसरे स्टेट ने क्या किया, तीसरे स्टेट ने बोला कि भैया अब हम कर नहीं देंगे, जैसे बाकी 2 स्टेट नहीं दे रहे, तो हम पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक राष्ट्रीय असेंबली खुद की बना दी, है ना, और अधिकार सम्राट से वापस ले लिया अपने, कि भैया नहीं, आप हमारे बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, हम अपने बारे में खुद सोच लेंगे। और यही एक ऐतिहासिक फ्रेंच दस्तावेज कहलाया, जिसमें आदमी और नागरिक को क्या हुआ, समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने कह दिया, जिन्होंने उस समाज के 3rd स्टेट वालों ने। ठीक है, इसकी घोषणा करने के तत्पश्चात क्या हुआ कि अमेरिका की तरह ही, ठीक है, अमेरिका की तरह ही क्या हुआ, यहाँ पे भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी सभी पुरुषों को समानता, ठीक है, लोगों की संप्रभुता, स्वतंत्रता के अधिकार में संपत्ति, सुरक्षा, सही शिक्षा पर जोर देना, मुक्त भाषण, इन सब ने क्या किया, राजा के खिलाफ लड़ाइयाँ की। ठीक है, ये क्योंकि ये सारी चीज़ें हर इंसान को चाहिए, चाहे गरीबी की सार्वजनिक सहायता करना, ठीक है, प्रतिबंध से हटाना अपने आप को, यातना, गुलामी, इन सब से मुक्ति करके ही सरकार को चुना जा सकता है, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, इन्होंने बोला अगर आपको सरकार चाहिए तो आप हमारे इन वादों को पूरा कर दीजिए, हम सरकार दे देंगे आपको। हम देखते हैं कि ये बात चलती है, और इससे क्या होता है, वहाँ के जो राजा होते हैं लुई 16, उनको हटाया जाता है, और फाइनली वहाँ पे एक गणतंत्र समाज बनता है, जहाँ पे एक राजा की जगह पे एक नेता बन के आता है। ठीक है, जिसे हम रोबेस्पियर भी कहते हैं, मगर रोबेस्पियर के बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्लास 9 के लेक्चर को एक बार जरूर देखिएगा। अब कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर, है ना, फ्रांस के अंदर हम देखते हैं कि नेपोलियन का दौर शुरू होता है। नेपोलियन ने क्या किया, वर्ग के लोग बराबर थे, चाहे कुलीन वर्ग हो चाहे निचले वर्ग के लोग हो, और उसने हमेशा फ्रांस की प्रभुत्वता और संपन्नता की क्या की है, हमेशा मांग की है, और उसका सम्मान भी किया है। ठीक है, और इसी कारण उसने कई कंट्री पे अपना दबदबा हासिल कर लिया, चाहे वो ब्रिटेन को, फ्रांस तो इसके अंडर में था, इसके अलावा जर्मनी को, और भी कई कंट्रीज पे अपना आधिपत्य जमाया। और फाइनली क्या हुआ, 15 वर्षों तक उसने यह अभियान छेड़ा रखा और फ्रांसीसी गणराज्य का गठन किया। यानी कि पहले फ्रांसीसी गणराज्य बहुत सारे स्टेट में अलग अलग बटा हुआ था, मगर नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ, 1789 से उसने एक अभियान शुरू किया कि कम से कम अपने फ्रांस को तो मैं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, और फ्रांस को जोड़ने के बाद मैं बाकी कंट्री के लोगों से भी लड़ सकता हूँ। ठीक है, ये सोच के उन्होंने क्या किया
अपने आप को वहाँ का नेता बैठा दिया। अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय में हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यूरोप की मध्यकालीन संरचना में एक चीज़ देखते हैं कि उदारवाद और राष्ट्रवाद का जन्म हो गया, और इसने क्या किया, प्रशासन, सेना, समाज, संस्कृति सब में परिवर्तन ले आया। ठीक है। और फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्टा एक गणतंत्र सरकार बनाने में सफल हुआ। मार्गदर्शक सिद्धांत, स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता, ये सब इन्होंने क्या किया, लोगों के मन में बैठा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रांतिकारियों के भी कुछ नाम हैं जिनको याद रख लीजिएगा, जिन्हें हम आज की डेट में पढ़ते हैं, उन्हीं के लेख पढ़ते हैं जिससे हम फ्रांसीसी क्रांति को समझते हैं। जैसे कि विचारकों में बताऊं तो वोल्टेयर हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, रसियो हो गया, रेसियो है ना, कुछ रोसियो बोलते हैं इसे। ठीक है। ऐसे दार्शनिक के कारण ही क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति क्या हो सकी, फ्रांस की क्रांति सफल हो सकी। जैसे आज़ादी में हमने देखा कि अमेरिका के यहाँ जैसे राष्ट्रवाद की भावना लोकप्रिय हुई, वैसे फ्रांस के यहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना लोकप्रिय होती है। इसलिए हम अमेरिका और फ्रांस दोनों की क्रांतियों की एक इम्पोर्टेंट सीरीज रखते हैं, यानी इम्पोर्टेंस रखते हैं दोनों की, क्योंकि हमें पता है कि राष्ट्रवाद की भावना इन्हीं दो देशों में सबसे पहले देखने को मिलती है। इसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, यहाँ तक इन सबको प्रभावित कर दिया, और 1861 में इटली भी एकीकृत हो गया, वो भी इसी भावना के साथ। यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना होती है ना, उससे बड़ी भावना किसी भी चीज़ की नहीं होती है, क्योंकि ये किसी भी देश को आज़ाद भी करा सकता है और सामने वाले देश को गुलाम भी कर सकता है, अगर आपके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना है तो। चलिए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।